नमस्कार, पहाड़ प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून में हुए एक हादसे की, जहां देहरादून में टोल प्लाजा पर एक हादसा हुआ है। यहां एक ट्रक टोल प्लाजा से टकराया है। इस दौरान एक युवती घायल हो गई है, जबकि कार सवार लोग बाल बाल बचे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। बताया जा रहा है कि ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी और इसी दौरान वो अनियंत्रित होकर टोल प्लाजा से टकरा गया। आप देख सकते हैं कि जैसे ही ट्रक टकराया, भगदड़ वहां मच गई। एक तरह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे में एक महिला घायल हुई है। अनियंत्रित होकर ये ट्रक पलट गया। देखिए किस तरह से तेज रफ्तार में ये ट्रक आता है और वहां पलटता है। काफी गाड़ियां और लोग आसपास मौजूद है। गनीमत रही कि ज्यादा लोग इसकी चपेट में नहीं आए। एक महिला घायल हुई है, अस्पताल उसे पहुंचाया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देहरादून में टोल प्लाजा पर यह हादसा हुआ है, जहां एक अनियंत्रित ट्रक टोल प्लाजा से टकरा गया। उत्तराखंड राज्य सिर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबा हुआ है। बावजूद इसके मंत्रियों के विदेश दौरे जारी हैं। अब कृषि मंत्री गणेश जोशी 6 विधायकों के साथ विदेश की यात्रा पर जा रहे हैं। इसीलिए विपक्ष कह रहा है कि कर्ज में प्रदेश और मंत्री चले विदेश। उत्तराखंड राज्य आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। खर्चों के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है, मगर सरकार के मंत्री सरकारी खर्च पर विदेश जाने की तैयारी में हैं। वो भी अकेले नहीं, बल्कि 6 विधायकों और अफसरों के साथ विदेश दौरे की तैयारी है। कृषि मंत्री गणेश जोशी 25 जुलाई को विदेश दौरे पर जा रहे हैं। सरकारी खर्च पर ही कृषि मंत्री गणेश जोशी के साथ 6 विधायक और कई अधिकारी विदेश की यात्रा करेंगे। इस दौरान ये पूरी टीम 4 देशों की यात्रा करेगी। इस यात्रा का मकसद विदेश की जैविक खेती के बारे में जानकारी जुटाना है। एक सामान्य प्रक्रिया है। एक जैविक में एक कंपनी के साथ, जर्मन कंपनी के साथ हमारा अनुबंध जर्मनी में होना है और हर वर्ष इसी माह एक पूरे वर्ल्ड के एग्रीकल्चर्स का एक मेला वहाँ पर लगता है, जिसमें सभी देशों के डेलीगेशंस वहाँ पर आते हैं और उसका अध्ययन करने के लिए एक टीम हमारी, जिसमें हमारे 6 माननीय विधायक हैं और 5 अधिकारी हम लोग जा रहे हैं और जो वहाँ पर सीखेंगे उसका यहाँ पर लाभ लेंगे। मगर जिस जैविक खेती को जानने की कोशिश हो रही है, वो तो उत्तराखंड में पहले से ही होती आ रही है। अब सवाल यह है कि जो चीजें हिंदुस्तान में पहले ही उपलब्ध हैं, उनके लिए विदेश यात्रा की क्या जरूरत है? विपक्ष भी इसे लेकर सवाल उठा रहा है। इनकी कथनी और करनी में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। अब प्रदेश में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मितव्ययता बरतनी है। मितव्ययता कैसे बरतनी है? मंत्री आपके विदेश जा रहे हैं और उन कामों के लिए विदेश जाने जो उत्तराखंड में रह के हो सकते हैं। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में अगर कोई ज्ञान लेना है तो भैया गढ़वाल से और कुमाऊं से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ होगी? यहाँ तो 90% जो फार्मिंग है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग है और आप उसके लिए जा रहे हैं विदेश। इसी प्रकार से आपके मंत्री चिकित्सा पद्धतियों को सीखने के लिए जा रहे हैं केरला। ठीक है, जाएं, लेकिन जब आप सरकारी छुट्टियां रद्द कर रहे हैं इसलिए कि पूरे प्रदेश के अंदर इस समय आपदा का वातावरण है, बारिशों के कारण आपदा आ रही है, आपने कर्मचारियों की तो छुट्टी रद्द कर दी और मिनिस्टर आपके घूमने जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। उत्तराखंड पर तकरीबन 80,000 करोड़ का कर्ज है। कर्मचारियों को सैलरी देने समेत दूसरे खर्चों के लिए सरकार को हर वित्तीय वर्ष में कर्ज लेना पड़ता है। बावजूद इसके मंत्रियों और अधिकारियों की विदेश यात्रा हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि जब उत्तराखंड में ही तमाम जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और यहीं पर कृषि को बेहतर तरीके से करने की योजना तैयार की जा रही है, तो उन गुरों को यहाँ पर भी सीखा जा सकता है। वहीं भारत देश में ही सिक्किम और लक्षद्वीप ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जैविक खेती बड़े स्तर पर की जाती है और देश के अग्रणी राज्य हैं। ये गुर वहाँ पर भी सीखे जाते हैं, लेकिन कृषि मंत्री गणेश जोशी को विदेश में ही जाना है, जिससे एक फिजूल खर्ची को बढ़ावा मिलेगा। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और इस बीच रुद्रपुर से एक हादसे की खबर मिल रही है, जहां वाहन से 2 लोगों की टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में बाइक और स्कूटी सवार की मौत हो गई है। स्कूटी सवार एक शख्स की जान गई, बाइक सवार 2 लोगों में से एक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा घायल है। ये दुखद हादसा हुआ है रुद्रपुर में, जहां वाहन से 2 लोगों की टक्कर हुई और हादसे में बाइक और स्कूटी सवार की मौत हो गई है।
महाशिवरात्रि करीब आते ही धर्मनगरी शिवमयी हो गई है। हरिद्वार में चप्पे चप्पे पर कांवड़िए नजर आ रहे हैं। अब तक 1,65,00,000 कांवड़िए हरिद्वार आ चुके हैं। उधर सरकार की तरफ से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई है। धर्मनगरी हरिद्वार में ये शिव भक्तों का स्वागत है। आसमान से शिव भक्तों पर फूल बरसाए जा रहे हैं। महाशिवरात्रि करीब आते ही जैसे हरिद्वार में कांवड़ियों की भीड़ बढ़ी, सरकार ने उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सावन के महीने में कांवड़िए साक्षात शिव का रूप होते हैं, ये खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं। तभी तो मुख्यमंत्री ने अभी कुछ रोज पहले ही कांवड़ियों के पैर धुले थे। वहीं अब सरकार ने शिव भक्तों के ऊपर फूलों की बारिश करवा दी। कोरोना महामारी के 2 साल बाद कांवड़ यात्रा विधिवत रूप से संचालित हो रही है, इसलिए कांवड़ियों में भी जबरदस्त उत्साह है। दिल्ली, यूपी और हरियाणा समेत कई राज्यों से कांवड़िए हरिद्वार आ रहे हैं और हर की पैड़ी से गंगा जल भरने के बाद अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि अब तक 1,65,00,000 कांवड़िए हरिद्वार आ चुके हैं। आने वाले समय में ये संख्या और भी बढ़ेगी। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखोला की रिपोर्ट। वहीं हरिद्वार में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के दौरान एक बड़ा हादसा होने से टल गया। एक बहुत बड़ी पॉलिथीन हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। गनीमत ये रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। जरा सोचिए, अगर ये पॉलिथीन इस हेलीकॉप्टर के ब्लेड में उलझ जाती तो क्या होता? एक बार के लिए लगा कि ये पॉलिथीन हेलीकॉप्टर के ब्लेड में फंस ही जाएगी। ये तस्वीरें हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा के दौरान की है। हर की पैड़ी पर जैसे ही हेलीकॉप्टर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के लिए पहुंचा, तो हेलीकॉप्टर की हवा से एक बड़ी सी पॉलिथीन हवा में उड़कर हेलीकॉप्टर के पास तक जा पहुंची। इस समय हेलीकॉप्टर में डीएम और एसएसपी हरिद्वार मौजूद थे। ये दोनों अधिकारी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे थे और इस दौरान हेलीकॉप्टर काफी नीचे तक आ गया। हेलीकॉप्टर के पंखों की हवा का प्रेशर इतना ज्यादा था कि एक बड़ी सी पॉलिथीन उड़कर हेलीकॉप्टर के ब्लेड के बेहद करीब जा पहुंची। गनीमत रही कि हेलीकॉप्टर के ब्लेड के प्रेशर से ये पॉलिथीन दूर हट गई। घटना के समय हेलीकॉप्टर हर की पैड़ी के ऊपर उड़ रहा था। उस समय हर की पैड़ी पर लाखों कांवड़ियों की भीड़ थी। हेलीकॉप्टर में खुद भी डीएम और एसएसपी सवार थे। जरा सोचिए, अगर ये पॉलिथीन हेलीकॉप्टर के ब्लेड में फंस जाती तो क्या होता? गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखोला की रिपोर्ट। हरिद्वार में इस वक्त कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। रेलवे स्टेशन हरिद्वार पर जीआरपी की तरफ से पुलिस बैंड की धुन पर कांवड़ियों का स्वागत किया गया। उत्तराखंड में पहली बार कांवड़ियों का इस तरह से सम्मान हो रहा है, जिससे शिव भक्त भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। 40 बटालियन पीएसी का बैंड काफ़ी अच्छा बैंड माना जाता है, तो हम लोगों ने उस बैंड के माध्यम से उनका डीजीपी महोदय की ओर से और उत्तराखंड पुलिस जीआरपी 40 बटालियन सबकी ओर से उनका स्वागत किया और साथ साथ उन्हें सावधानी बरतने का एक संदेश भी दिया है कि ये आप जब आ रहे हैं, ट्रेन के माध्यम से आ रहे हैं, तो ट्रेन में विशेष सावधानी बरतें, अपने आसपास की चीज़ों पर नज़र रखें। बदलते वक्त के साथ कावड़ का स्वरूप भी बदल रहा है। अब डाक कावड़ का भी काफी प्रचलन है।
मगर संतों का कहना है कि कावड़ का असली महत्व तभी है जब शिव भक्त पैदल चलकर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। अलग अलग तरह की कावड़ इस समय सड़कों पर भी नजर आएंगी, हरिद्वार में भी नजर आएगी, जिस पर संतों का ये एक विचार सामने आया। पैदल चलना और गाड़ी में चलने में ज़मीन आसमान का अंतर। जब हम पैदल चलते हैं तो हमारी टांगें थक जाती है, टांगें सूज जाती है, ये सब चीज़ें कष्ट होता है। मतलब कष्ट नहीं होता, मतलब वो तकलीफ हम अपने आप को देते ताकि भगवान शंकर हम पे प्रसन्न हो जाए। अब डाक कावड़ जो हम लेके चाहते हैं उसमें हम जा करके जल भरते हैं और वापस आते हैं और भगवान शंकर को अभिषेक करते हैं। परंतु जो कावड़ यात्री जो है, जो पैदल आते हैं, उनके लिए बहुत जो है तपस्या का काम है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस तिरंगा यात्रा कांग्रेस निकालने जा रही है, जहां 9 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रदेश के हर जिले में कांग्रेस 75 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकालेगी, जिसके समापन पर 15 अगस्त को देहरादून में कार्यक्रम रखा गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि आजादी से लेकर लगातार देश के लिए कांग्रेस का योगदान रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक की हमारी तिरंगा यात्रा है, वो 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कांग्रेस ने की है, क्योंकि कांग्रेस लगातार आज़ादी की लड़ाई से अभी तक सक्रिय है, जन सरोकारों को लेकर, देश की आज़ादी को लेकर। और आज इस मौके में मैं आपके माध्यम से खुशी भी जाहिर करना चाहता हूं कि हमने भारतीय जनता पार्टी और संघ को घुटनों में लाने का काम किया है। जिस पार्टी ने 65 साल तक अपने मुख्यालय में भारत का झंडा नहीं लगाया, जो आज़ादी की लड़ाई से लेकर काफ़ी वर्षों तक राष्ट्रीय झंडे तिरंगे को स्वीकार नहीं करने की बात करते थे, उनके लिटरेचर में भी ये सारी चीज़ें अंकित हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ। आज वो झंडा दिवस मनाने के लिए और पूरे प्रदेश में 20 लाख झंडे लगाने के लिए घरों घरों में कवायद कर रही है। उधर कोटद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन भी किया। दरअसल बेरोजगारी, किसानों की समस्या और जनहित के दूसरे मुद्दों को लेकर कांग्रेस भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और इस बाबत ये बुद्धि शुद्धि के लिए हवन का आयोजन हुआ। और अब खबर हल्द्वानी से, जहां प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि जीएसटी के नाम पर बेवजह ही व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। नई जीएसटी नीति को लेकर व्यापारियों में गुस्सा है। ये सर्विस आपे हम किसी हालत में कबूल नहीं करेंगे। हमारे व्यापारी अपनी, इसका मतलब आपने चोर समझ लिया कि हमारे व्यापारी चोरी कर रहा है। हमारे व्यापारी पाक साफ तरीके से काम कर रहा है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई शिकायत लगती है, आपके ऑनलाइन पोर्टल में सब कुछ मालूम है, आपको सब कुछ है, आप उनको नोटिस दीजिए, उनको बुलाइए। लेकिन ये तरीका गलत है कि आप बाजारों में जाके व्यापारियों को धमकाएं। और अब उत्तराखंड के लिए एक सम्मान की बात। उत्तराखंड को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली पुरस्कार मिला है। ये विशेष प्रमुख सचिव सूचना अभिनव कुमार ने कहा है कि उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग की अपार संभावनाएं हैं। ये जो अवार्ड उत्तराखंड को कल दिया गया है, मैं समझता हूँ ये एक बहुत मतलब वेल डिज़र्व्ड रिकग्निशन है राज्य सरकार के प्रयासों का। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं, इंफॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशंस के, तो उनके प्रयासों का, उनके विजन का, और जो सूचना विभाग की हमारी पूरी टीम है उसके प्रयासों का, कि जो हमारा ह्यूमन पोटेंशियल और जोग्राफिकल पोटेंशियल है, दोनों को रियलाइज़ करने की दिशा में जो हमने कदम उठाए हैं, उसके फलस्वरूप हमको ये रिकग्निशन मिला है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत चमोली के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान धन सिंह रावत ने गोपेश्वर में जिला योजना की बैठक ली। मीटिंग के दौरान योजनाओं की प्रगति को लेकर अधिकारियों के साथ मंथन हुआ। धन सिंह रावत ने योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग मामले पर कांग्रेस संगठन नाराज है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि इस मामले को पार्टी हाईकमान ने काफी गंभीरता से लिया है। कांग्रेस हाईकमान ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। हम जानते हैं कि गुप्त मतदान है,
सीक्रेट बैलेट, लेकिन जिन्होंने भी किया है, अब चिन्हीकरण कौन है, कौन इसमें शामिल थे, यह कहना अभी उचित सा नहीं है, लेकिन हम देखेंगे उनकी गतिविधियों को। और हमने सारे इस प्रकरण को प्रभारी, उत्तराखंड के प्रभारी, कांग्रेस प्रभारी जी को भी अवगत कराया है। और अब उत्तराखंड में कोरोना अपडेट की बात करते हैं, जहां जो उत्तराखंड में कोरोना के 260 नए मामले आए हैं। आज राज्य में 103 कोरोना के मरीज स्वस्थ भी हुए हैं और राज्य में अब कोरोना के कुल एक्टिव केसेस की संख्या हो गई है 1040। लगातार ये संख्या बढ़ रही है। 260 नए मामले सामने आए हैं उत्तराखंड में कोरोना के। बढ़ेंगे आगे। पौड़ी में पुलिस ने 5 लीसा तस्कर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में लीसा बरामद किया गया है। बरामद लीसा की कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 ट्रकों को रोककर चेकिंग की तो एक ट्रक से काफी मात्रा में लीसा बरामद हुआ है। और अब खबर रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग के नरकोटा में ग्रामीणों ने रेलवे के लिए काम कर रही कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी के अधिकारी मनमाने तरीके से उनके रास्तों को तबाह कर रहे हैं। साथ ही बरसाती नालों में केमिकल भी डाला जा रहा है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने कंपनी के लिए काम करने वाले स्थानीय युवाओं के उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है। उसमें भर रहा हूँ, कोई बात नहीं, कार्ड भरा जाएगा, सबको तो नहीं तो बराबर, नहीं तो बंद हो गया। कॉर्बेट की सीमा से लगते इलाकों में कई रिजॉर्ट संचालकों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। इस मामले पर डीएम ने संज्ञान लिया है। डीएम के निर्देश पर अब मामले की जांच की जा रही है। लगभग हमने 50 के आसपास अभी चेक कर लिए हैं, क्योंकि रिजॉर्ट्स काफ़ी बड़े बड़े हैं और उसमें काफ़ी समय लग रहा है। तो उसमें कई रिजॉर्ट्स में कुछ खामियां मिली हैं। तो जैसे ही सारे रिजॉर्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसकी रिपोर्ट डीएम साहब को सौंपी जाएगी और उसमें जो भी सुसंगत धाराएं हैं या सुसंगत अधिनियम या नियम हैं उनके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। अगर शहरीकरण, चारधाम, ऑल वेदर रोड और जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्यों पर ध्यान नहीं दिया गया तो जोशीमठ इलाके को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। वैज्ञानिकों के अध्ययन में पता चला है कि रेणी गांव के पास पिछले साल आई आपदा के बाद यहां पहले से काफी हलचल बढ़ गई है। इस बीच ऑल वेदर रोड के निर्माण की वजह से समस्या और बढ़ सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना से भी इस इलाके को खतरा है। अचानक लोगों ने महसूस किया कि उनके घर मकानों में दरारें पड़ रही हैं, तो हम लोगों ने जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से कुछ स्वतंत्र वैज्ञानिकों से ये अपील की कि जोशीमठ का वो अध्ययन करें और हमको रिपोर्ट दें, ताकि हम उसको सरकार के सामने रख सकें। और रिपोर्ट को ही आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा है कि जोशीमठ जो है बहुत कमज़ोर चट्टान पर है और मोरैन पर बसा हुआ है, लिहाजा जो है यहाँ भारी निर्माण कार्य नहीं होने चाहिए थे, वो किए गए हैं। उधर मानसून आने के बाद भी इस साल उत्तराखंड से बिजली की कमी दूर नहीं हो पाई है। दरअसल नदियों में सिल्ट आने से कई परियोजनाएं बंद करनी पड़ी, जिससे राज्य को बाहर से बिजली खरीदनी पड़ रही है। उत्तराखंड में कई हाइड्रो प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी बिजली संकट दूर नहीं हो पा रहा है। बिजली संकट की वजह से ही प्रदेश को हर महीने करोड़ों की बिजली बाजार से खरीदनी पड़ रही है। उत्तराखंड में करीब 50 से 51 मिलियन यूनिट बिजली की प्रतिदिन डिमांड रहती है। डिमांड के हिसाब से प्रतिदिन करीब 5 से 6 मिलियन यूनिट की कमी है, जिस वजह से यूपीसीएल बाजार से हर दिन 5 से 6 एमयू बिजली खरीद रहा है। इस हिसाब से राज्य को हर दिन करीब 2 करोड़ की बिजली खरीदनी पड़ रही है। मगर मॉनसून सीजन में कई नदियों में सिल्ट आ रही है, जिस वजह से कई परियोजनाएं बंद कर दी गई हैं। आज में हमारी डिमांड औसतन 50 एमयू के लगभग जारी है प्रतिदिन, जिसमें से 19 से 20 एमयू हमें स्टेट में जनरेटर हमारे जो यूजेवीएनएल्स है उनसे प्राप्त हो जा रही है और शेष ऊर्जा सेंट्रल सेक्टर और अदर सोर्सेज से हमें 23-24 एमयू प्राप्त हो जा रही है।
और 5 से 6 MU की जो शॉर्टेज रहती है प्रतिदिन, उसको हम एक्सचेंज और रेवेन्यू सोर्सेज से मीट करा रहे हैं। मॉनसून आते ही प्रदेश में बिजली की कमी से कुछ राहत मिलती है, मगर इस बार नदियों में आने वाली सिल्ट की वजह से कई परियोजनाएं बंद करनी पड़ी हैं, जिससे बिजली संकट बरकरार है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।